ओम सरस्वती नमः। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं छंद परिचय। बहुत साथियों ने बोला है कि छंद हमारे अलंकार हैं तो इनके ऊपर वीडियो प्रोवाइड करवाएं, तो इसलिए हमने छंद परिचय को सबसे पहले लिया है। तो देखिए, यद अक्षर परिमाणम त छंदः, जिसमें अक्षरों की संख्या निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। और वेदांग में कहा गया है कि छंदः पादौ तु वेदस्य, कि छंद जो हैं वो वेद के क्या हैं? पैर हैं। और निरुक्त में कहा गया है छंदांसि छादनात्, जो कि छद धातु से किस अर्थ में है? ढकना अर्थ में है। इसे वेदों के आवरण कहा गया है। इसके पश्चात जो छंद सूत्र हैं, तो ये क्या है? ये छंदों से संबंधित छंद सूत्र एक ग्रंथ है जो किसके द्वारा विरचित है? पिंगला आचार्य के द्वारा विरचित है। और इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 8 अध्याय हैं, जिसमें कि पहले 4 अध्याय में वैदिक छंद हैं, पहले 4 में वैदिक छंद है। और जो 5 से 8 तक का जो हमारे छंद सूत्र के अध्याय हैं उसमें लौकिक छंदों के बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट देखिए कि वैदिक छंदों में क्या होता है? अक्षर गणना होती है और लौकिक छंदों में गुरु लघु पर विचार किया जाता है। इसके पश्चात आता है यति। यति का मतलब क्या होता है? विराम या रुकना। कि जब हम किसी श्लोक का उच्चारण करते हैं तो उसमें हम अपनी श्वास को रोकते हैं एक जगह पर, तो उसे क्या कहते हैं? यति कहते हैं। और इसी तरह से छंद में क्या होता है? पाद या चरण होते हैं। मतलब हर एक छंद में 4 चरण होते हैं। छंद के प्रकार कितने हैं? छंद 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट मात्रिक छंद है, दूसरा वार्णिक छंद है। मात्रिक छंद क्या होता है? जो मात्राओं पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? मात्राओं पर आधारित होता है, जिसमें लघु वर्ण, ह्रस्व वर्ण इत्यादि के लिए चिन्हों को भी बताया जाता है, वो मात्रिक है। इसी तरह से वार्णिक छंद क्या है? जिसमें वर्णों की संख्या से संबंधित है। वर्णों की संख्या मात्र से ही पता चल जाता है कि उसमें कौन सा छंद है, तो दूसरा वार्णिक छंद होता है। देखिए, मात्रिक छंद किसे कहते हैं? फर्स्ट क्या है कि मात्रिक छंद, यह छंद मात्राओं पर आधारित है। और मात्रिक छंद में लघु वर्ण और ह्रस्व वर्ण के लिए आई का निशान होता है। किसी अगर लघु है वर्ण है तो किसी शब्द के ऊपर हम आई लगा देते हैं, आई रूपी चिन्ह होता है ये। और दीर्घ वर्ण के लिए या गुरु वर्ण के लिए एस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्या बताया कि मात्रा ज्ञान, ये मतलब कि मात्रा ज्ञान संबंधित नियम, ऐसा इसको हम बोल सकते हैं। तो इसमें जो गुरु वर्ण है, जो एस है, वो कहाँ आता है? और जो आई दे रखा है वो कहाँ आता है? देखिए, जो गुरु है, संयुक्त वर्ण से पहला वर्ण दीर्घ या गुरु माना जाएगा। अब संयुक्त वर्ण कौन सा और पहला वर्ण दीर्घ या गुरु कैसे माना जाएगा? देखिए, जैसे कि यक्षः दिया हुआ है। अब यक्षः में क्या है? अक्षर क्या है? संयुक्त व्यंजन है, तो इससे पहला जो व्यंजन होगा वो क्या होगा? गुरु होगा, क्योंकि संयुक्त व्यंजन से पहला नियम के अनुसार क्या माना जाएगा? गुरु माना जाएगा। तो इसलिए य के ऊपर एस आएगा। इसी तरह से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? जैसे अक्ष, त्र, ज या फिर श्र, श्रीमान में जो श्र आता है वो सभी क्या हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगर हम इनका विच्छेद देखें कि इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो देखिए अक्ष में क और श आता है। इसका भी अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो श में अ बच जाता है। त्र में त, र और क्या आता है? अ आता है। और ज में ज, य, अ आता है। श्र में भी श, र, अ इस तरह से आता है। तो ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। और इस संयुक्त व्यंजन से जो पहला अक्षर होगा वो क्या होगा? दीर्घ होगा। और उसके लिए कौन सा चिन्ह आता है? उसके लिए एस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कहाँ पर आएगा? मतलब कि दीर्घ स्वर के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे? गुरु चिन्ह का, एस का प्रयोग करेंगे। तो दीर्घ स्वर से युक्त व्यंजन गुरु होता है। कैसे होता है? देखिए, जहाँ पर आ या फिर ई या फिर दीर्घ उ, री, ना, दा, ता इस तरह से मिले, तो ये सभी क्या है? कैसे वर्ण है? ये दीर्घ स्वर वाले वर्ण हैं। तो क्या होगा? ये दीर्घ स्वर वाले, इनके लिए गुरु का प्रयोग करते हैं। गुरु चिन्ह एस है। जैसे रामः, रामः में क्या है? रामः आ की मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या होगा? गुरु वर्ण होगा। इसके पश्चात देखिए सानुस्वारः, सानुस्वारः मतलब कि अनुस्वार सहित।
अनुस्वार युक्त वर्ण भी क्या होता है, गुरु होता है, जैसे कि वंशः और सायः। अब यहाँ पर अनुस्वार है तो ये क्या होगा, एस होगा, दीर्घ होगा, गुरु होगा। और इसी तरह से वंशः में वंशः इस तरह से होता है, वंशः, तो यहाँ अनुस्वार आया तो ये क्या होगा, गुरु होगा। और श क्या है, ये आई, ये लघु है। इसके पश्चात क्या है कि विसर्ग युक्त वर्ण, विसर्ग युक्त वर्ण कैसा होता है, गुरु होता है, जैसे कि रामः पतिः। रामः में क्या है, ये गुरु है, दीर्घ वर्ण है तो इसलिए ऐसा आया। और यहाँ पर विसर्गे हैं, विसर्गों से युक्त होने के कारण ऐसा आया, तो ये गुरु वर्ण है दोनों। और इसी तरह से पति ही, ये आई आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ना तो ये दीर्घ वर्ण है, ना संयुक्त व्यंजन है इसके बाद, और न ही विसर्गों से युक्त है, इसलिए आई आएगा। और बाकी में ऐसा आता है। अब इसके पश्चात क्या कहा कि पदांत को आवश्यकता अनुसार जो है लघु या दीर्घ मान लेंगे। जो पदांत होता है, पदांत के अंत में जो है लघु और गुरु जो है हम अपनी आवश्यकता अनुसार मान लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट हमारा कौन सा छंद है, फर्स्ट छंद है हमारा मात्रिक छंद, मात्रिक छंद है। और मात्रिक छंद में जो है केवल आर्य छंद आता है। कौन सा, आर्य छंद। देखिए आर्य छंद की डेफिनेशन, इसका लक्षण क्या दिया हुआ है कि यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीये अपि अष्टादश, द्वितीय चतुर्थके पंचदश सा आर्या। तो इसने क्या कहा कि यस्याः प्रथमे पादे, जिसके प्रथम पाद में, अभी हमने बताया था कि प्रत्येक छंद में कितने पाद होते हैं, 4 पाद होते हैं, मीन्स 4 जो हैं चरण होते हैं। तो यस्य प्रथमे पादे द्वादश मात्रा, प्रथम पाद में कितनी मात्राएं हो, 12 मात्राएं हो। मात्रा तथा तृतीय अपि, और जो तृतीय है उसमें भी कितने हो, उसमें भी 12 मात्राएं हो। अष्टादश द्वितीय, और द्वितीय में कितनी मात्राएं हो, 18। पंचदश सा आर्य, और चतुर्थ में कितनी हो, 15। तो वो क्या होता है, वहाँ पर आर्य छंद होता है। देखिए उदाहरण दिया हुआ है, दानम भोगो नाशः तिस्रः गत्यो भवन्ति वित्तयः। तो दानम में देखिए एस 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 लगा हुआ है। क्यों लगा, क्योंकि ये दीर्घ दे रखा है, ये अनुस्वार युक्त है, ये जो है दीर्घ स्वर है, व्यंजन जो है दीर्घ स्वर से युक्त है। इसी तरह से ये भी ऐसा ही है, यहाँ पर दीर्घ स्वर है और ये विसर्ग युक्त है। तो ये सभी क्या होंगे, दीर्घ दे रखे हैं। और जो है ह्रस्व की मात्रा कौन, 1 होती है। दीर्घ की मात्राएं कितनी होती है, 2। तो ये सारे क्या हैं, दीर्घ हैं। तो इनमें कितनी मात्राएं हुई, 3 4 5 6, तो कितनी हो गई, ये 12 मात्राएं हो गई। इसके पश्चात देखिए क्या दे रखा है कि तीसरा गत्यो भवन्ति वित्तस्य, स एस एस है। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो है संयुक्त है, संयुक्त से पहले वाला क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। गतियों में आई और एस आया है, भवंती में आई आ गया, यहाँ पर आई आया है, ये एस हो गया। इसी तरह से आई एस आई। अब देखिए 1 2 2 4 5 7 9 2 11 2 13 2 15 2 17, और जो है आपका 17 18 कैसे होगी भाई ये, हाँ ये बड़ा गलत है, क्योंकि संयुक्त आ गया ना, उससे पहले क्या होगा, ये दीर्घ हो जाता है। इसी तरह से ये हमारा आर्य छंद का जो है उदाहरण था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहा कि वर्णिक छंद। वर्णिक छंद कौन से हैं, वर्णिक छंद जो हैं 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट तो है समवृत, सेकंड अर्ध समवृत, और तीसरा जो है विषमवृत है। समवृत का मतलब क्या है, प्रत्येक छंद में जो है 4 पाद होते हैं। उन 4 पाद में जो है चारों चरण में अगर वर्णों की संख्या समान हो तो वो कैसा है, समवृत छंद है। अर्ध समवृत छंद कौन सा होता है, जिसमें आधे समान चरण हो, मतलब कि या तो पहला और तीसरा समान हो, या पहला दूसरा समान हो, तीसरा चौथा समान हो, मतलब आधे जो है उसमें समान होंगे, वो कैसा होगा, अर्धवृत्त होगा। और विषम वृत्त जो है वर्णिक छंद का प्रकार कैसा होगा, जिसमें सभी चरण जो हैं वो विषम होंगे, उसे क्या कहेंगे, विषम वृत्त वर्णिक छंद। तो इस तरह से जो वर्णिक छंद है वो 3 तरह का बताया गया है। अब देखिए इसके पश्चात जो है गणों की बात करते हैं। अब गण क्या होते हैं, गण होते हैं कि वर्णों का समूह, इसमें वर्णों का समूह होता है, जैसे कि आई एस एस आई, ये जो है कहाँ पर आएंगे, क्यों आएंगे, कौन से गण में, कौन से
गुरु होते हैं, कौन से लघु होते हैं, तो वो सभी उन वर्णों का समूह क्या कहलाता है, गण कहलाता है। और गण में कितने वर्ण होते हैं, 3 वर्ण होते हैं। एक गण में कितने वर्ण होंगे, 3 वर्ण होंगे। और गण कितने हैं, गण टोटल 8 हैं। दोबारा से देख लीजिए, गण किसे कहेंगे, वर्णों के समूह को। और गण में कितने वर्ण होते हैं, एक गण में 3 वर्ण होंगे। और गण कितने हैं, टोटल 8 हैं। तो देखिए उसके लिए सूत्र क्या दिया हुआ है, सूत्र है ये यमाता, क्या है, यमाता राजभान सलगाह, ये है यमाता राजभान सलगाह, ये है। और इसमें कैसे, अब देखिए य से क्या बनेगा, यगण बन जाता है। कौन सा गण बनेगा, यगण बन जाता है। और यगण में ये 3 वर्ण आए हैं, य माता। अब य में क्या आएगा, आई, और यह दीर्घ है, ऐसा आ गया, यहाँ पर ऐसा आएगा, यहाँ पर ऐसा आ गया, ये आई आएगा। यहाँ पर दीर्घ स्वर है, यहाँ पर कोई दीर्घ नहीं है, यहाँ पर लघु है, ये भी लघु है, ये गुरु है, इस तरह से। और हम 3 वर्णों को इस तरह से जोड़ते जाएंगे। यगण में क्या बनेगा, य माता से, अब य माता में क्या था, ISS था। तो इसका मतलब क्या है, जिसमें आधी लघु और शेष गुरु हो तो वो क्या होगा, यगण होगा। जैसे ISS ये दे रखा है। इसके पश्चात क्या है, मगण। मगण का क्या बनेगा, मातारा, माँ से स्टार्ट करेंगे, मातारा। अब इसमें क्या है, मातारा में सभी गुरु हैं, SSS। तो सर्व गुरु किस में होते हैं, मगण में। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, तो सभी गुरु होंगे, वो कौन सा है, मगण होगा। इसके बाद है थर्ड दे रखा है तगण। तगण में क्या होगा, ताराज, ठीक है, यह माताराज भान सलगा। इसमें देख लीजिए एक बार, क्या है, ताराज, ताराज, ठीक है, तो तगण बन जाता है। अब ये क्या बनेगा, SS और I। तो अंतः क्या है, लघु, अंतः लघु किस में होता है, तगण में। चिन्ह क्या बनेगा उसका, SSI, इस तरह से बन जाता है। उसके पश्चात है रगण। रगण में क्या बनेगा, राजभा, य माता राजभान, ठीक है, राजभा बन जाता है। तो मध्य लघु होता है किसमें, रगण में। और उसका चिन्ह क्या होता है, SIS। बिल्कुल आसान है, इस सूत्र को लिखिए, उसके ऊपर चिन्ह लगाइए, 3-4 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका ये प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और परीक्षा में इसमें से प्रश्न 2-3 क्वेश्चन ही तो मिनिमम आते ही आते हैं। जैसा कि DSSB में भी आपने देखा हो, आया हुआ था लास्ट टाइम, PGT स्क्रीनिंग में भी आया हुआ था। और UGC नेट में जो है, जैसे कि इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा का उदाहरण पूछ लेते हैं, या फिर उसमें कितने वर्ण हैं, इस तरह का जो है क्वेश्चन अवश्य आता है। और साथियों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए जगण है, जगण में जभान मध्य गुरु होता है, जिसमें ISI। उसके पश्चात भगण है, भगण भानस, जिसमें आदि गुरु हो, तो क्या होगा, आदि गुरु, बाकी दोनों लघु हैं। नगण, नगण में नसल बन जाता है, यह माता राज भान सलग, तो सर्व लघु, तो जिसमें सभी लघु दे रखे हों वह नगण होगा। इसके पश्चात सगण है, सगण में सलगाह, जिसमें अंतः गुरु होता है, वो क्या होगा, IIS, ये उसका चिन्ह होगा। और बाद में जो है लघु और ल और गह बचता है, यह माता राजभान सलगाह, ल से लघु और घ से गुरु, और लघु के लिए आई होगा और गुरु के लिए S का चिन्ह होता है। अब देखिए वार्णिक छंद का जो फर्स्ट दे रखा है अनुष्टुप छंद, उसका लक्षण देखिए। अनुष्टुप छंद लक्षण क्या है, श्लोके षष्ठम गुरुर्जेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो ह्रस्वम सप्तम दीर्घमन्यो। तो इसके जो है प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं, 8 वर्ण होते हैं, और 4 पाद होते हैं। तो इस तरह से अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होंगे, 32 वर्ण होंगे। साथियों, हम वीडियो के अंत में जो है आपको इनका बिल्कुल ट्रिकली इसको बता देंगे, लेकिन परीक्षा में जो है वो लक्षण भी पूछ सकता है, तो हमें लक्षण पता होना चाहिए। या फिर उसके प्रत्येक पद में जो है कितने वर्ण हैं, इस तरह का प्रश्न पूछ सकता है। या फिर टोटल वर्ण जो है वो कितने होते हैं, या फिर उदाहरण दे सकता है। उदाहरण तो आएगा ही आएगा कि इसमें कौन सा छंद है, तो उसके लिए हमें जो है लक्षण वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। देखिए पहचान क्या है, इसके चारों पाद में जो छठा वर्ण है वो क्या होगा, गुरु। इनमें चारों चरणों में, और 5वां लघु होता है। दूसरे और चौथे पाद में जो 7वां वर्ण है वो लघु होगा,
और पहले तीसरे पाद में सातवां वर्ण क्या होगा? गुरु होगा। देखिए उदाहरण, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। अब इसमें जो क है वो कौन सा है? पांचवा वर्ण है, तो ये लघु है। और जो छठा वर्ण है वो क्या है? वो गुरु है। और सातवां भी क्या है? गुरु है। सातवां गुरु क्यों है? क्योंकि वो पहले और तीसरे में गुरु होगा। ठीक है, ये गुरु है। दूसरे और चौथे में क्या होगा? लघु होगा, तो ये लघु दे रखा है। और जो छठा वर्ण है वो चारों पाद में क्या होगा? गुरु, तो ये गुरु ही दे रखा है। और जो पांचवा वर्ण है वो क्या होगा? वो लघु होगा, तो इसमें पांचवा ही दे रखा है, लघु। इसके पश्चात नेक्स्ट उदाहरण देखिए साथियों, हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए भी जो है 2-2, 3-3 उदाहरण दिए हैं हर एक में, और जो कि इम्पोर्टेंट हैं। परीक्षा में ऐसे ही उदाहरण जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। वागार्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो इसमें भी कितने वर्ण हैं? 8-8 वर्ण हैं चारों में। और वही है, पहले में जो है पांचवा वर्ण क्या होता है? चारों वर्णों में लघु होता है। और छठा जो है वो क्या होता है? गुरु होता है। लेकिन सातवां वर्ण जो है वो कैसा है? पहले और तीसरे में जो है गुरु होता है, दूसरे और चौथे में जो है लघु होता है। इसके पश्चात देखिए, शैले शैले न माणिक्यम, क्या दे रखा है उदाहरण? शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। अब वही है सेम जैसा मैंने आपको लक्षण में बताया, उसके पश्चात पहचान में भी बताया कहाँ पर कौन सा वर्ण होता है। तो आप इनको अलग से लिख कर के जो है इन चिन्हों की प्रैक्टिस कीजिए, और आपका जो है ये लक्षण याद है तो उसी से हम वर्णों का पता कर सकते हैं कि उसमें कितने वर्ण हैं। एक रट्टाफिकेशन से हम बच सकते हैं, और उसमें कितने वर्ण होंगे। और प्रत्येक उदाहरण का एक एक उदाहरण तो आप अवश्य याद रखें, ताकि हमने इम्पोर्टेंट उदाहरण ही रखे हैं ताकि परीक्षा में आपको उनमें से ही मिल जाए। अगर नहीं भी मिलता है तो हम इस तरह से आपको छंद करवा रहे हैं कि कोई भी उदाहरण आ जाए तो आप आराम से बता सकते हो कि उसमें कौन सा छंद होगा। तो देखिए, इंद्रवज्रा का लक्षण क्या है? क्ष्यादि इंद्रवज्रा यदि तौ जगऊ गह। तो ये इंद्रवज्रा का जो है लक्षण है। और इसमें देखिए, ये जो तौ जगऊ गह, तो यहाँ पर जो है क्या है? तौ दो तगण होंगे, जगण होगा और गुरु होगा। ठीक है, क्या होगा? गुरु होगा। तो इस तरह से जो है, और अंतिम को हम जो है गुरु ही मान लेते हैं। ठीक है, अंतिम को हम क्या मान लेते हैं? गुरु ही मान लेते हैं। तो अब इसमें जो है प्रत्येक में 11 वर्ण होंगे, और प्रत्येक छंद में 4 पाद होते हैं, तो टोटल कितने वर्ण हो जाएंगे? 44 वर्ण हो जाएंगे। तो और इसमें हमें एक बात याद रखनी है, क्योंकि इंद्रवज्रा में जो है कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। और जो उपेंद्र वज्रा है उसमें भी कितने वर्ण हैं? 11 वर्ण हैं। और इसी तरह से उपजाति छंद जो है उसमें भी 11 वर्ण हैं। तो इसलिए इन तीनों को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और इनमें कहाँ कहाँ पर यति होती है, या फिर कौन सा वर्ण जो है लघु होता है या गुरु होता है, तो आपको जो है बड़ी आसानी से ये समझ में आएंगे। तो इसलिए जो है कि इनमें इतने वर्ण होते हैं, उनसे आप बचें। ठीक है, वो आप उनका जो है लक्षण याद रखें, ज़्यादा समय नहीं लगेगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए, जो इंद्रवज्रा है उसमें क्या होगा? अगर हम जो है लक्षण से भी वर्णों की काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 11 वर्ण होते हैं। तो देखिए, जो पहले जो आधा अक्षर दिया हुआ है उसे हम काउंट नहीं करेंगे, तो बाकी को देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए, लक्षण भी इस तरह से लिखा गया है कि उससे ही क्लियर हो जाता है कि उसमें कितने वर्ण हैं। तो इसमें कितने वर्ण होंगे? 11 वर्ण होंगे। और जो पहला वर्ण है वो कैसा होगा? गुरु होगा। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि इंद्रवज्रा का जो पहला वर्ण होता है उसमें पहला वर्ण क्या होगा? गुरु होगा। और जो लक्षण दिया होगा उसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें पहला वर्ण गुरु है या लघु है। तो इतना मात्र जानने से ही आपका जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो देखिए, लक्षण क्या है? तत्रैव गंगाया मुनि त्रिवेणी की तत्रैव। अब देखिए, यहाँ पर गुरु आया। क्यों आया है गुरु? क्योंकि आगे त्र संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन से पहले जो है गुरु होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया? ये हमारा गुरु होगा। और कौन सा छंद होगा?
इंद्र वज्रा छंद होगा। बाकी को जो है आप अपने आप जो है चिन्ह लगा करके देखिए कि किस तरह से ये मात्राएं लगेंगी। बाकी के हमने जो है 3 पाद इस तरह से ही छोड़ रखे हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए ही छोड़ा है इनको, और उसके पश्चात देखिए कि आपको कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट उदाहरण दे रखा है कि अर्थो ही कन्या परकीय एव, अर्थो ही। अब देखिए यहाँ पर अ जो है हमें लघु दिखाई दे रहा था, लेकिन नेक्स्ट जो रथो अर्थो इस तरह से था, जो र के कारण जो है ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, गुरु का चिन्ह आ जाता है, और कौन सा छंद होगा इसमें, इंद्र वज्रा छंद होगा। इसी तरह से देखिए ओकार अंत था तो एस बन गया, यहाँ पर आई आ जाएगा, लघु है। आगे जो है आधा अक्षर है न बाद में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। ये आकार अंत था, दीर्घ हो गया। ये कोई मात्रा नहीं, तो वो क्या हो गया, लघु। तो यहाँ पर आई का चिन्ह आ जाएगा। कीय बड़ी ई, जो ई की मात्रा है वो आई हुई है। य का एक ही मात्रा है, ऐसा आएगा। और अंत वालों को हम जो है दीर्घ न होते हुए भी उन्हें क्या मान लेते हैं, दीर्घ मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट छंद है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा का लक्षण क्या है, उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गह। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब देखिए काउंटिंग कर लेते हैं कितने वर्ण हैं इसमें। काउंटिंग करने से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए हमारी संस्कृत जो है कितनी वैज्ञानिक है, जिसमें भी कोई अपवाद के रूप में ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है। बिल्कुल जैसा उदाहरण लक्षण दिया है वैसे ही उदाहरण है, वैसे ही उसकी व्याख्या है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि लक्षण को अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि वो लक्षण भी दे सकता है। अगर आप लक्षण नहीं याद करोगे तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और एक एक अंक जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथियों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो देखिए अब उपेंद्र वज्रा में क्या है, इसमें भी 11 वर्ण हैं, तो 11 वर्ण हैं, 4 पाद होंगे तो कितने हैं, 44 वर्ण हो जाते हैं। अब जग यहाँ से स्टार्ट होगा, इसमें क्या क्या होता है, जगण और तगण होता है, फिर जगण होता है, ठीक है, और बाद में गह क्या हो जाता है, 2 गुरु हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, इसकी पहचान क्या है कि प्रथम वर्ण जो है वो लघु होगा। क्या होगा, लघु होगा। जैसे कि उ है तो ये क्या है, लघु है, इसके लिए आई चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। देखिए अब लक्षण, और जो इंद्र वज्रा था साथ के साथ उसे भी माइंड रखिएगा। इंद्र वज्रा में क्या था, पहला वर्ण गुरु था, और उपेंद्र वज्रा में क्या है, लघु है। देखिए उदाहरण से क्लियर होगा। उदाहरण क्या दे रखा है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो देखिए त्वमेव जो पहला आधा अक्षर दे रखा है उसे हम छोड़ देंगे, और वह जो है वो क्या है, लघु है। ये इकार एक आ गया, मतलब कि आई की मात्रा आई हुई है, तो ऐसो होगा, और ये आई। अब देखिए हमें पूरे का पूरा जो है हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, हमने सिर्फ वर्णों को गिना। कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें कितने वर्ण हैं, 11 वर्ण हैं। लेकिन 11 वर्ण तो इंद्र वज्रा में भी थे, लेकिन वहाँ पर क्या था, प्रथम वर्ण गुरु था, और उपेंद्र वज्रा में क्या होगा, प्रथम वर्ण लघु होगा। तो प्रथम वर्ण को देखिए, प्रथम वर्ण क्या है, आई, व दे रखा है, व में कोई मात्रा नहीं है, तो क्या होगा, ये लघु होगा। अगर इसमें जो है ये ह्रस्व भी होता तो भी जो है यहाँ आई का चिन्ह आता। तो ये कौन से छंद का उदाहरण हुआ, ये उपेंद्र छंद का जो है उदाहरण हुआ। तो साथियों नीचे जो मैंने ये छोड़ रखा है ऐसे ही, तो आप इसको भी अपने आप जो है चिन्ह लगा करके देखिए। जैसे कि यहाँ पर आई आएगा, एस आ गया, कोई मात्रा नहीं, आई। अब आगे जो है आधा व्यंजन आया हुआ है, संयुक्त व्यंजन बन गया वो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ गया। और यहाँ पर फिर देखिए आगे फिर संयुक्त व्यंजन है, मतलब आधा दिया हुआ है बाद में, तो ये भी दीर्घ हो जाएगा, ये लघु रहेगा। ये लघु है, या आकारांत ये दीर्घ होगा, ये लघु होगा, और बाद वालों का हम जो है दीर्घ मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं। तो इस तरह से ये छंद होगा। कौन सा छंद होगा, उपेंद्र वज्रा जो है हमारा ये छंद होगा। नेक्स्ट देखिए उपजाति, उपजाति छंद।
अब जो उपजाति छंद है साथियों, इसमें भी 11 वर्ण हैं, 4 ही पाद हैं, 44 वर्ण होते हैं इसमें। लेकिन इसमें क्या है, ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों का क्या है, मिश्रित है, मतलब इन दोनों से मिलकर बना है। कई में हमें जो है पहला वर्ण दीर्घ मिलेगा, कई में जो है मान लो कि एक पाद का जो है हमें फर्स्ट वर्ण दीर्घ मिलेगा, दूसरे पाद का मान लो हमें दीर्घ भी मिल सकता है, लघु भी मिल सकता है, लेकिन वर्ण 11 ही होंगे और इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्षण से ही यह बनता है। देखिए, अनंतरोधीरित लक्षम भाजौ पादौ यदीयावुपजात्यस्तः, तो यहाँ पर क्या कहा, ये इसका लक्षण दिया हुआ है, लेकिन ये दो जो हमारा इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्रा है, इन दोनों से ही मिलकर बना है। अब इंद्र वज्रा का लक्षण याद रखेंगे और उपेंद्र वज्रा का और उपजाति का भी याद रखेंगे साथियों, क्योंकि वो जो हमारा उपजाति का लक्षण है उसे भी पूछ सकता है। तो देखिए उदाहरण क्या है कि येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मरीगाश्चरन्ति। ये शाम में देखिए हर एक का हम जो है सिर्फ फर्स्ट वर्ण देख लेंगे, क्योंकि हमें आगे वाला जो दिया हुआ है उसको सिर्फ काउंट कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब 11 वर्ण हैं, तो इसका मतलब जो है वो या तो इंद्र वज्रा होगा या उपेंद्र वज्रा होगा या उपजाति होगा। अब हमने देखा कि जो पहला वर्ण है वो क्या दिया हुआ है, दीर्घ दिया हुआ है, तो और दूसरे पाद का प्रथम क्या दिया हुआ है, वो भी दीर्घ है, और तीसरे पाद का क्या है, वो भी दीर्घ है। लेकिन साथियों हमें अंत तक देखना है, चारों पाद देखने हैं हमें, प्रथम वर्ण, और यहाँ पर क्या है, लघु दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसमें इंद्र वज्रा का भी लक्षण दिया हुआ है और उपेंद्र वज्रा का भी, और उपजाति जो है इन दोनों से ही मिलकर बनता है। तो यहाँ पर कौन से छंद का उदाहरण हुआ, उपजाति छंद का उदाहरण होगा। और आप इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा का अगर उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है तो उसके साथ आपने नहीं जाना है, क्योंकि इन दोनों से मिलकर उपजाति छंद बनता है। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह ये सेकंड उदाहरण देख लीजिए, संप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकम् अस्ति तेजः। अब इसमें भी हम क्या देखेंगे, सिर्फ प्रथम वर्ण देख लीजिए, श लघु है, गूढ़म जो है ये दीर्घ आया, और यहाँ पर फर्स्ट वर्ण को छोड़ देंगे, हाफ है, आधा है, और यहाँ पर क्या आया, ऐसा आया, क्योंकि बाद में र आया हुआ है, और यहाँ पर क्या आया, लघु आया। तो अब देखिए यहाँ पर इंद्र वज्रा का लक्षण है। आप जो है पूरे कोई चिन्ह लगा करके देखिए तो आपको यही मिलेगा कि ये इंद्र वज्रा का ही उदाहरण है जैसे, और ये उपेंद्र वज्रा के लक्षण के अनुसार होगा, ये भी उपेंद्र वज्रा लक्षण के अनुसार, और जो हमारा फोर्थ पाद दिया हुआ है, चौथा पाद है, ये इंद्र वज्रा का होगा, और इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, उपजाति छंद बनेगा। तो साथियों आप इसकी जो है प्रैक्टिस जरूर कीजिए साथ में, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब वही पहचान बता दी है एक मुख्य रूप से कि आप जो है इसे याद रखिए। इंद्र वज्रा में प्रथम वर्ण गुरु होगा, उपेंद्र वज्रा में लघु होगा, उपजाति में दोनों होते हैं। अब देखिए इंद्र जो है, इंद्र के वज्र के आगे कौन टिका, कोई नहीं टिकता है, और इंद्र क्या है, सभी देवताओं का क्या है, राजा है, मतलब कि राजा क्या है, वो सभी में बड़ा है, सभी देवताओं में बड़ा मीन्स वो गुरु है। तो इसका प्रथम वर्ण ही क्या होगा, गुरु होगा। और उसके बाद क्या है, उसके बाद तो सभी लघु हैं, जैसे उप है, राष्ट्रपति तो प्रथम होगा ना, तो जो उपराष्ट्रपति है वो क्या हो, उससे नीचे है, मतलब कि उसके छोटा है, लघु है। तो इंद्र वज्रा जो है उसका प्रथम वर्ण गुरु होता है और उपेंद्र वज्रा का प्रथम वर्ण लघु होता है। और जिस उदाहरण में दोनों के ही किसी एक पाद में प्रथम वर्ण गुरु दे दिया, दूसरे में लघु दे दिया, तो वहाँ पर कौन सा छंद होगा, उपजाति छंद होगा। ये एक ट्रिक के माध्यम थोड़ा इजी हो गया हमारे लिए, आप इसे भी याद रखिएगा। उसके पश्चात है वंशस्थ। इसी तरह के हम जिसमें 12 वर्ण होते हैं ऐसे छंदों को देखते हैं। वंशस्थ छंद है, वंशस्थ का लक्षण क्या है साथियों, लक्षण अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि अगर वर्ण भूल भी जाते हैं कि कितने वर्ण होते हैं किस छंद में, तो लक्षण से हमें पूरी जानकारी उसकी मिल जाती है। जिस तरह से हम मैथ्स का कोई सम कर रहे हैं तो हमें बेसिक आना जरूरी है, तो हमारा बेसिक यही है,
वो बाद की बातें हैं कि हम उनका रट्टा लगा लेते हैं, इतने वर्ण होते हैं, यहाँ यति आती है। लेकिन लक्षण जो है, जो ये फॉर्मूला है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। तो देखिए वंशस्थ का लक्षण क्या है, जतऊ तो वंशस्थ मुदीरितम जरऊ, जतऊ तो वंशस्थ मुदीरितम जरऊ। तो इसमें क्या है, जतऊ और बाद में जरऊ को याद रखिए, जगण तगण और बाद में क्या है, जगण और रगण। तो इसमें क्या हुआ, 4 गण हैं और प्रत्येक गण में जो है 3 वर्ण, तो कितने हो गए, 12 वर्ण होते हैं। और 12 वर्ण 4 पाद, तो टोटल कितने हुए, 48 वर्ण जो हैं इसमें होते हैं। देखिए उदाहरण क्या है, उदाहरण दिया हुआ है, भवंती नम्रास्त्रवः फलोगमयी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आया, भवंती आई और इसके पश्चात आधा न था, उससे पहले क्या आया, ऐसा आ गया है। इसके पश्चात जो है क्या आया, इसके पश्चात दे रखा था नम्रास्त्रवः, न में एस क्यों आया, क्योंकि बाद में जो है हाफ वर्ण है, तो उससे पहले वाला दीर्घ हो जाएगा, गुरु हो जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर क्या आ गया, ऐसा आया, इसके साथ भी ऐसा है, यहाँ आई आ गया, आई आएगा, लघु है। यहाँ पर ऐसा आएगा, विसर्ग युक्त है, आई आएगा क्योंकि कोई मात्रा है ही नहीं, लघु है। यहाँ पर ओ की मात्रा दी हुई है, एस बनेगा, ग के साथ कोई मात्रा नहीं, तो यहाँ पर आई का चिन्ह आएगा। और यहाँ विसर्गे भी हैं और दीर्घ स्वर भी है, तो यहाँ पर ऐसा आएगा। तो इस तरह से मैंने सिर्फ फर्स्ट पर चिन्ह लगाए हैं। तो यहाँ पर देखा हमने कि ये जो है जगण बन रहा है, ये जो है हमारा तगण बन रहा है, ये जो है हमारा क्या बन रहा है, जगण, और ये क्या बन रहा है, रगण बन रहा है। तो यहाँ पर कौन सा छंद होगा, वंशस्थ छंद होगा। इसके पश्चात देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, भुजंग प्रयातश्चतुर्भिर्यकारि। साथियों ऐसा मत सोचिएगा कि जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं को कर लें, मैक्सिमम जो है छंदों को करने का प्रयास कीजिएगा। और कई जो हैं इन ऐसे भुजंग प्रयात जैसे जो छंद हैं इनको छोड़ देते हैं, तो इन्हें छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो प्रत्येक नंबर जो है, प्रत्येक अंक इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए, तो इसलिए उनको पढ़ना ज़रूर है। देखिए लक्षण क्या है, भुजंग प्रयातश चतुर्भी यकारई। इसमें क्या है, यकारई, यकार मीन्स यगण, कितने, चतुर्भी 4 यगण होते हैं। भुजंग प्रयात में क्या है, सिर्फ 4 यगण होते हैं, और 4 यगण हुए तो इसका मतलब कितने वर्ण हुए, टोटल 12 वर्ण, 4 पाद होते हैं, तो इसमें टोटल 48 वर्ण होते हैं। उदाहरण देखिए, त्वमेकम शरण्य, त्वमेकम वर्ण्यम, त्वमेकम जगदपालकम स्वप्रकाशम। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट को तो हम छोड़ देंगे, व के साथ आई आया तो ये लघु होगा। इसके पश्चात जो है क्या होगा, जो एक ही मात्रा आई हुई है तो एस बन जाएगा, ये भी एस होगा। यहाँ पर आई आ गया, यहाँ पर जो है आधा था उससे पहले वाला दीर्घ हो जाता है, गुरु होगा। य के साथ इसके बाद आधा था तो ये क्या होगा, दीर्घ होगा। इसी तरह व सिंगल है, आई आएगा। ए के साथ एस होता है, अनुस्वार युक्त है तो एस होगा। और उसके पश्चात जो है कोई मात्रा नहीं है तो यह भी ह्रस्व होगा। इसी तरह से इस र के पश्चात क्या है कि एक आधा जो है व्यंजन आया हुआ है और उससे पहले वाला वर्ण क्या होगा, वो दीर्घ होगा, तो इसलिए यहाँ पर एस का चिन्ह आएगा। और लास्ट का जो यकार है वो अनुस्वार युक्त है, जिसके कारण ये क्या होगा, गुरु या दीर्घ वर्ण होगा। तो अगर हम इन वर्णों को काउंट करें तो टोटल कितने होंगे, ये 3 वर्ण मिला करके, क्योंकि चारों जो है ये यगण थे, तो टोटल 12 वर्ण हो जाते हैं। और 4 यगण किस छंद में होते हैं, भुजंग प्रयात जो छंद है उसमें कितने वर्ण हैं, 12 वर्ण हैं। तो ये भुजंग प्रयात का जो है उदाहरण होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द्रुत विलंबितम। अब द्रुत विलंबितम जो छंद है इसमें भी क्या है, 12 वर्ण होते हैं। तो अब देखिए सभी में कितने कितने छंद हो, कितने कितने वर्ण हैं, 12 वर्ण हैं। तो इसलिए हमें जो इनका लक्षण पता होना चाहिए। अगर हमें लक्षण नहीं पता होगा तो हमारा क्वेश्चन जो है गलत भी हो सकता है, इसलिए लक्षण अवश्य याद रखिएगा। द्रुत विलंबितम क्या है लक्षण, द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ। यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग देखिए, नभौ भरौ नगण होगा, उसके पश्चात जो है क्या दे रखा है, तगण होगा, जगण होगा, रगण होगा। एक मिनट रुकिए,
ये स्टार्टिंग में जो है नगण होगा और फिर भगण होगा, यहाँ पर तगण नहीं होगा, भगण होगा ये, ठीक है, भगण होगा। क्योंकि अगर हम देखें इस तरह की अगर आपसे भी गलती हो जाती है तो आप ऐसा कीजिए, ये माता राजभान सलगा, इसको लिखिए, ये माता राजभान सलगा। अब भगण देखना है तो भगण यहाँ है, राजभान शलगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, SII, तो ये चिन्ह आएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो इसको ऐसे याद रखिएगा आप। तो द्रुत विलंबितम आहा नभौ भरऊ, इसमें क्या होगा, नगण तगण जगण रगण होगा, ठीक है। ये जगण नहीं, ये भी भगण होगा, क्योंकि नभौ भ है, इसमें भी भ है तो भगण होगा, दोनों जगह क्या होगा, भगण होगा। इसको जो है आप ठीक कर लीजिएगा। इसमें कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं, प्रत्येक में 4 पाद हैं, तो टोटल 48 वर्ण हुए। और देखिए इसका लक्षण क्या है, नवपलाश पलाश वनम पुरः सफुट प्राग प्राग गतम पंकजम। तो नव में देखिए आई कोई चिन्ह, मतलब कि कोई मात्रा ही नहीं है। अगर मात्रा भी हो, अगर वो ह्रस्व है तो क्या आएगा, आई आता है, और उसके पश्चात इसमें एस आएगा। इसमें कोई मात्रा ही नहीं तो आई आता है, इसके पश्चात जो है प्लास में। इस तरह से आप इनको देखते जाइए तो ये बिल्कुल आपका एग्जैक्ट होगा, सही होगा। और इसमें भी कौन सा छंद होगा, द्रुत विलंबितम आ होगा। और लक्षण में बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि लक्षण से हमें पता चल जाता है कि उसमें कितने वर्ण हैं। देखिए द्रुत विलंबितम में 12 वर्ण हैं, तो हम इन वर्णों की अगर काउंटिंग करते हैं तो इसमें 12 ही जो है वर्ण दिए हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये कितने वर्ण हुए, 12 वर्ण जो हैं हुए। इसके पश्चात जो है देखिए वसंत तिल का छंद। अब वसंत तिल का छंद का उदाहरण लक्षण देखिए। वसंत तिल का, साथियों वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा, और प्रत्येक छंद को हम जो है बिल्कुल इजीली आपको समझा रहे हैं। अगर आप वीडियो को 1-2 बार देखते हैं तो आपका छंद बिल्कुल सही होगा। तो देखिए वसंत तिलका का लक्षण क्या है, जेयम वसंत तिलका तबजा जघौघ। अब इसमें क्या है, वसंत तिलका तबजा जघौघ, तबजा देखिए तगण, भ से भगण, ज से झगण होगा, फिर जग से जगण होगा, और गौ मीन्स 2 गुरु होंगे। तो टोटल कितने वर्ण हो जाते हैं, 14 वर्ण हो जाते हैं। अगर हम लक्षण की भी काउंटिंग करते हैं तो लक्षण के वर्णों की, तो देखिए कितने वर्ण होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखिए कितना वैज्ञानिक लक्षण बनाया हुआ है हमारे संस्कृत के विद्वानों ने। सिर्फ लक्षण मात्र से ही हमें वर्णों की काउंटिंग का भी पता चल जाता है। तो इसमें कितने वर्ण हुए, 14 वर्ण हुए, 4 पाद होते हैं, तो टोटल जो है कितने वर्ण होंगे, इसमें 56 वर्ण जो हैं वो होते हैं। लक्षण देखिए, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम, मानोन्नति विशदिति पापम पाकरोति। अब जाड्यम में क्या है, यहाँ पर जो है एस आया क्योंकि आकारांत है, दीर्घ है, ये हाफ है तो हम इसको छोड़ देंगे, और इससे पहले वाला वैसे भी दीर्घ हो जाता है, इसके साथ कोई चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है। यम है, अब इसमें क्या है, अनुस्वार युक्त है तो दीर्घ होगा। यहाँ पर जो है लघु है, लघु मात्रा है, छोटी मात्रा आई है तो आई होगा। यहाँ पर जो है दीर्घ मात्रा है, एस होगा। ह के साथ कोई मात्रा नहीं, अ है तो यहाँ पर लघु हुआ। र में क्या होगा, लघु होगा। ये भी लघु होगा क्योंकि ह्रस्व है। इसके पश्चात सी में जो है एस क्यों बना, वैसे तो सी के लिए आई आना चाहिए था, लेकिन बाद में जो है आधा स्वर दिया हुआ है, व्यंजन दिया हुआ है सॉरी, तो उससे क्या बन जाएगा, ये दीर्घ होगा। च में आई आएगा, फिर यहाँ पर भी ये ह्रस्व होगा। वाची के लिए दीर्घ आया और ची हमारा क्या हुआ, लघु हुआ। इसी तरह से यहाँ पर एस कैसे बन गया, अगर यहाँ पर लघु ये त जो है आधा व्यंजन आया हुआ है बाद में, तो ये दीर्घ होगा और ये भी दीर्घ हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या बन जाते हैं, गुरु। तो अब टोटल अगर हम इनकी काउंटिंग करते हैं तो ये कितने वर्ण होते हैं, 14 वर्ण होते हैं। तो इसमें कौन सा छंद होगा, द्रुत विलंबितम जो है छंद होगा, सॉरी इसमें जो है वसंत तिल का छंद होगा। तो जो अन्य दिए हुए हैं हमारे, ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है इनको, तो आप इनमें भी जो है इन चिन्हों को लगा करके देखिएगा ताकि आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आए। इसी तरह से रात्रि ही गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, और यहाँ पर भी जो है देखिए चिन्ह हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाए हुए हैं, आप इसको भी अच्छे से लर्न कीजिए।
लास्ट देखिए क्या है, मालिनी। मालिनी में क्या दिया हुआ है, न नम्य ययुते मालिनी भोगी लोकैहि, न नम्य ययुते मालिनी भोगी लोकैहि। अब अगर हम वर्णों की काउंटिंग करें तो कितने वर्ण होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जो मालिनी छंद है उसमें कितने वर्ण होंगे, इसमें 15 वर्ण होंगे। और कौन कौन से गण होते हैं, तो देखिए न से नगण, फिर न से नगण, फिर म से मगण होगा, फिर यगण होगा और फिर यगण होगा। तो इस तरह से 5 गण होने से 15 वर्ण हो गए। और 4 पाद होते हैं तो टोटल जो है इसमें कितने वर्ण होंगे, 60 जो है इसमें वर्ण होंगे। और इसमें यति भी आती है, जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था कि यति कहाँ पर आती है। अब इसमें 15 वर्ण हैं, उन 15 वर्णों में जो है श्वास को विराम कहाँ पर देना है, भोगी लोकैहि, मतलब 8 भोग और 7 लोक के पश्चात, मतलब 8 वर्णों के पश्चात यति देंगे और 7 वर्णों के पश्चात जो है यति देंगे। तो देखिए, अतुलित बल धामम हेमशैलाभम देहम धनुजवन कृषाणम जानिना अग्रगण्यम। तो जो है अतुलित बल धामम, यहाँ तक जो है कितने वर्ण हो गए, ये देखिए 4 और 4 8, 8 भोग, मतलब 8 वर्णों में जो है यति आएगी। उसके पश्चात जो है 2 4 5 और 2 7, इन 7 वर्णों के बाद भी जो है यति आती है। तो इसमें कौन सा छंद होगा, मालिनी छंद होगा। एक तो इसी से पता चल जाता है। दूसरा जो है टोटल वर्ण कितने हैं, 4 8 और 7 15 वर्ण हैं। तो इस 15 वर्ण किस में होते हैं, मालिनी छंद में होते हैं। तो अगर देखिए हमारे पास कितने सारे तरीके हो जाते हैं, 15 वर्ण हैं किस में होते हैं, मालिनी में, तो मालिनी छंद है। दूसरा तरीका क्या है कि यति कहाँ कहाँ पर आई हुई है, 8 भोग और 7 लोक के बाद आई हुई है। तो देखिए 4 और 4 8, तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद होगा, मालिनी छंद होगा। और तीसरा क्या है कि इसमें नगण दिया हुआ है, फिर नगण है, फिर मगण है, फिर यगण है, उसके पश्चात यगण है। और हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनके लिए कौन कौन से चिन्ह होते हैं, तो हम उनको लिखेंगे, नगण में कौन कौन से चिन्ह आते हैं उनको लगाएंगे, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा। तो देखिए आपके पश्चात 5 जो हैं, प्रथम हमें लक्षण पता होना चाहिए। अगर लक्षण पता है तो वर्णों की जो है हम काउंटिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए कि मंदाक्रांताम्बुधि रस नगैर्भो भनौ तौ गयुगमम्। तो इसमें क्या कहा कि मंदाक्रांता अम्बुधि, अम्बुधि मीन 4 अम्बुधि, 6 रस और 7 नग होते हैं। और इन पर जो है क्या होती है, यति होती है। मतलब 4 वर्णों के पश्चात में, 6 वर्णों के पश्चात में और 7 वर्णों के पश्चात में जहाँ यति होती है वो मंदाक्रांता छंद होता है। अब देखिए 7 और 6 13 और 4 17, तो इसमें कितने वर्ण होते हैं, प्रत्येक पाद में जो है 17 वर्ण होते हैं। और भनौ तौ गयुगमम्, अब यहाँ पर क्या कहा कि इसमें मगण नगण नगण तगण तगण और 2 गुरु होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है, मगण होता है, भगण होता है, इसी तरह से नगण होता है और 2 तगण होते हैं। तो इस तरह से जो है ये किस छंद का लक्षण है, मंदाक्रांता छंद का जो है लक्षण है। उदाहरण देखिए, उदाहरण में क्या कहा है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। तो अब 4 वर्णों के पश्चात में यति आती है जहाँ पर शांताकारम। ठीक है, तो यहाँ 4 वर्णों के पश्चात, उसके पश्चात कहा कि 6 वर्णों के पश्चात 3 वर्ण ये हो गए, 3 ये, यहाँ पर भी यति आती है। जैसे शांताकारम, उसके पश्चात जो है भुजग शयनम, उसके पश्चात यहाँ यति आती है और फिर पूरा जो है हम बोलते हैं। इसी तरह से विश्वाधारम गगन सदृशम, देखिए यहाँ पर 4 वर्ण है और यहाँ पर 6 वर्ण है। उसके पश्चात मेघवर्णम शुभांगम, वहाँ पर 4 और 3 7 वर्ण है। तो इस तरह से यति आती है। और दूसरा जो है मैंने आपको बताया था कि लक्षण से भी हम वर्णों की काउंटिंग कर सकते हैं कि इस छंद में जो है कितने वर्ण होते हैं। तो हमें रट्टाफिकेशन में नहीं चलना है, आप लक्षण याद कीजिए। लक्षण याद करने से आप बिल्कुल भी अपना क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो इसमें कितने वर्ण हुए, टोटल 17 वर्ण जो है मंदाक्रांता छंद में होते।
नेक्स्ट छंद देखिए क्या है, शिखरिणी। रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। ये जो है शिखरिणी छंद का लक्षण है, जिसमें क्या क्या है, एक तो रसैः रुद्रैः, ठीक है, इसमें जो है 6 रस और 11 रुद्र, मतलब हमारे 6 रस होते हैं, 11 रुद्र हैं, मतलब 6 वर्णों के पश्चात में यति आती है और 11 वर्णों के पश्चात जो है यति आती है। और इसमें कौन कौन से जो हैं गण होते हैं, कौन कौन से गण हैं, तो देखिए एक यगण होता है, मगण होता है, नगण, सगण, भगण, और फिर लघु और फिर गुरु। ये जो है इसी में देखिए क्या दे रखा है, कौन कौन से गण आएंगे, ये हर एक लक्षण में दिया होता है। कहाँ पर यति आती है ये भी दिया होता है, और उसमें कितने वर्ण होते हैं ये भी लक्षण में ही दिया होता है। इसलिए आप जो है लक्षण को अच्छी तरह से पढ़ें, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो देखिए अब इसमें कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण हैं, ठीक है, कितने वर्ण हैं, 17 वर्ण हैं। और यति कहाँ कहाँ पर आती है, 6 रस और 11 रुद्र, मतलब 6 वर्णों के पश्चात और 11 वर्णों के पश्चात। अब 6 और 11 17 वर्ण हुए, प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होंगे, और टोटल जो 4 पाद होते हैं, टोटल कितने वर्ण होंगे, 68 वर्ण जो हैं वो होंगे। इसके पश्चात देखिए लक्षण, लक्षण में क्या है कि यदालोके सूक्ष्मं वर्जति यद सहजा तद विपुलता। अब यदालोके, अब देखिए यहाँ पर यह है तो ह्रस्व है, ह्रस्व स्वर आया है इसके साथ, फिर दीर्घ है, फिर दीर्घ है, फिर दीर्घ है, फिर दीर्घ है, उकारांत है, और एक देखिए आगे संयुक्त अक्षर आया है, इससे पहले वाला जो है क्या होगा, दीर्घ होगा, अनुस्वार युक्त है, दीर्घ होगा। और यहाँ पर व्रजति वर्जति है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई आएगा, ये भी आई आ गया, यही भी आई आता है, ये भी आई आएगा, ठीक है, ये ह्रस्व है तो आई आ गया, दीर्घ है तो एस आ गया। इसी तरह से जो है तद, अब द जो है हलंत था, हाथ आधा है सामने वाला, तो उससे पहले का अक्षर ही दीर्घ होगा, और यहाँ पर आई आ गया, लघु है, यहाँ पर भी लघु है, यहाँ पर भी लघु है, और ये गुरु हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें कौन सा छंद होगा, इसमें होगा हमारा शिखरणी छंद, ठीक है। सेकंड में भी जो ये मैंने आपके लिए ही रखा है, ये महाराज श्रीमन जगति यशसाते धवलिते, ये दूसरा उदाहरण है, ठीक है, दूसरा उदाहरण है इसी का। और मैंने जो है पहले जो लाइन जो है उसके ऊपर मैंने चिन्ह भी लगा दिए हैं, तो दूसरी जो लाइन दी हुई है उस पर आप खुद चिन्ह लगाइए, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चन, मतलब कि कितना आप ठीक कर पा रहे हैं, कितना आप सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है हरिणी छंद। हरिणी छंद में क्या है, इसमें भी जो है कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। देखिए न समरसलाग षडवहीर हरिणी मता। अब इसमें भी क्या है कि देखिए यहाँ पर यति आती है, कहाँ कहाँ पर आती है, 4 वर्णों के पश्चात में, 6 वर्णों के पश्चात और 7 वर्णों के पश्चात जो है क्या होता है, इसमें यति आती है। तो देखिए कौन कौन से इसमें गण होते हैं, ये दिए हुए हैं, देख लीजिए यहाँ तक, नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, और फिर लघु और फिर गुरु। तो ये टोटल कितने वर्ण हो जाते हैं, 17 वर्ण हो जाते हैं। और यति कहाँ पर आएगी, 4, 6 और 7 वर्णों के पश्चात में जो है यति आती है। तो देखिए अब उदाहरण देखिए, व्यधित स विधिर नेत्रम नीत्वा ध्रुवम हरिणी गणाद। तो यहाँ पर क्या है, व्यधित, तो आप जो है इनके ऊपर चिन्ह लगाइए, यहाँ पर आई आ गया, यहाँ पर ह्रस्व, ये भी ह्रस्व, ये ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है। ये लघु क्यों है, क्योंकि इसके पश्चात जो है आधा वर्ण है, मतलब संयुक्त अक्षर है बाद में, तो उससे पहले का अक्षर जो है वो गुरु होगा, ये भी गुरु होगा, ये अनुस्वार युक्त है, ये दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये लघु होगा, अनुस्वार युक्त है तो दीर्घ होगा, और ये जो है लघु होंगे, ये दीर्घ होगा, ये लघु होगा और ये दीर्घ होगा। तो ये पूरा का पूरा जो है जो हमने लक्षण किया अभी हरिणी छंद का, उसी के अनुसार है। तो इसमें कौन सा छंद होगा, हरिणी। अगर साथियों आप जो है इम्पोर्टेंट को पढ़ लोगे सिर्फ और उनके वर्ण देख लोगे तो हरिणी छंद जो है, अगर आप सोचें कि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें भी तो 17 वर्ण होते हैं, क्या पता वो इसका उदाहरण दे दे और आप जो है साथ में मतलब मंदाक्रांता शिखरणी इस तरह से दे दे, तो आप तो शिखरणी के साथ जाओगे ना। तो इसलिए प्रत्येक छंद का लक्षण और उसके वर्ण
अवश्य आप जो है याद रखें उसमें कौन कौन से गण होते हैं, कहाँ पर कौन सा चिन्ह आता है। अगर आपको छंद का लक्षण अच्छी तरह से याद है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए आप जो है लक्षण को अच्छी तरह से याद रखें, उससे वर्णों का भी पता चल जाएगा, कहाँ पर कौन सा वर्ण आता है, लघु गुरु क्या आता है, वो भी आपका जो है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है शार्दूल विक्रीडितम। कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडितम। इसका लक्षण क्या है? सूर्या अश्वैर मस्जस्ततः सगुणः शार्दूल विक्रीडितम। अब इसमें क्या दिया हुआ है? सूर्य अश्वई, 12 सूर्य होते हैं, 7 अश्व होते हैं। इसका मतलब यति कहाँ आती है? 12 वर्णों के पश्चात में और 7 वर्णों के पश्चात में। 12 और 7 कितने हुए? 19 जो है इसमें वर्ण होते हैं, और 4 पाद में जो है आपके कितने वर्ण होंगे? देखिए 76 जो है वर्ण हो जाते हैं। और इसमें कौन कौन से जो है गण होंगे, कौन कौन से गण होते हैं? तो इसमें देखिए मगण, यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले तो यति बता दी, उसके पश्चात मगण आता है, सगण, जगण, सगण, इसी तरह से तगण, फिर तगण और फिर गुरु आता है। तो ये किसका जो है लक्षण होगा? ये शार्दूल विक्रीडितम जो छंद है उसका लक्षण होगा। तो देखिए इसके जो है इसमें वर्ण कितने होंगे? 19 वर्ण हैं, यति 12 सूर्य और 7 अश्व, 12 वर्णों के पश्चात 7 वर्णों के पश्चात होगी। तो अब देखिए इसका उदाहरण क्या है? सरस्वती वंदना। साथियों सरस्वती वंदना का जो ये मंत्र है इसको आप जो है अवश्य याद रखिएगा, ठीक है? कि क्या दिया हुआ है? या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। तो अब देखिए इसमें किस तरह से जो है ये चिन्ह आते हैं। तो देखिए इसमें जो है या इसमें जो है दीर्घ आएगा, कुंदेन्दु, बाद में जो है इसमें न जो है आधा व्यंजन दिया हुआ तो ये संयुक्त व्यंजन बन गया, तो यहाँ पर जो है क्या आएगा? दीर्घ हो जाएगा, ये भी दीर्घ होगा एकारांत। ये दूध, ये क्षुद्ध ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व, ये दीर्घ हो जाएगा, ये ह्रस्व होगा। तो इस तरह से सभी पर जो हमने चिन्ह लगाए हैं इनको ध्यान से देखिएगा और इसको अच्छे से जो है इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। इसके पश्चात जो है नेक्स्ट दे रखा है सृग्धरा छंद। सृग्धरा छंद क्या है? मृभनैर्या नाम त्रयेण त्रिमुनियति युता सृग्धरा कीर्तितेयम्। इसमें क्या है? मगण रगण, मगण रगण भगण, फिर नगण, फिर यगण और फिर जो है यगण, और फिर क्या दिया है? हाँ जी, 2 बार जो है यगण दिया हुआ है। तो इसमें टोटल अगर हम देखें कितने गण आ गए? तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 गण हुए हैं, और प्रत्येक गण में 3 वर्ण के हिसाब से जो है प्रत्येक पाद में जो है कितने वर्ण होंगे? 21 वर्ण होंगे। और यति कहाँ पर आती है? 7 वर्णों के पश्चात जो है इसमें यति आती है। तो कौन से छंद का लक्षण होगा? ये जो सृग्धरा छंद है उसका लक्षण होगा। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण दिया हुआ है या सृष्टि ही सृष्टुराध्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालम विद्धतः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्व। तो देखिए या सृष्टि ही, अब यहाँ पर या जो है इसमें दीर्घ स्वर आया है तो ये जो है एस का चिन्ह आएगा, गुरु का चिन्ह आएगा। सृष्टि ही में ऐसा ही है, बाद में जो है आधा व्यंजन है तो उससे पहले वाला जो है क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। ये विसर्ग युक्त है तो ये भी आपका जो है गुरु हो जाएगा। ये इसी वैसे ही जो है बाद में हाफ है तो ये दीर्घ होगा, ये ह्रस्व हो जाएगा, ये दीर्घ होगा और ये दीर्घ हो जाएगा। ये जो है इसके पश्चात ह्रस्व आएंगे ये, और ये जो है ये भी ह्रस्व होगा क्योंकि ह्रस्व इकारांत है जो है। विधिहुतम में इकारांत है दोनों ही, ये उकारांत है इसमें कि लघु रहेगा। अनुस्वार युक्त तो होने से ये दीर्घ होगा, गुरु कहलाएगा, ये भी गुरु होगा। तो इसी तरह से ये पूरे का पूरा जो है लक्षण के अनुसार ही बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है हमारा कौन सा छंद हुआ? सृग्धरा छंद हुआ, और इसमें जो है 7 के बाद जो है यति आती है। तो साथियों ये था आज का हमारा वीडियो, और ये हमने जो है छंद जो हमारे हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। और इस छंद के लक्षणों को अवश्य याद कीजिएगा, और जो इसमें उदाहरण दिए हुए हैं उनको अच्छी तरह से लर्न रखिएगा। और लक्षण से ही हमें जो है वर्णों का पता चलेगा कितने वर्ण हैं।
तो वह हमारे 2 तरह के वर्णिक और मात्रिक छंद थे जिनका हमने अध्ययन किया। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।